तो सफर की शुरुआत कैसी रही? कि हाइजीन नहीं होने से, सुरक्षित हाइजीन नहीं होने से मृत्यु दर महिलाओं की, लड़कियों की बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जो आधुनिक खान-पान और आधुनिक जीवन शैली है, उसमें जो लड़कियां हैं, उनकी जो महामारी आने का समय है, इधर बहुत कम हुआ है। और जब उनसे बात की तो वो लोग पल्ले में मुँह छिपा के हँस रही थी कि हाय दैया जो जी। का बात कर रही हो लली। हमारे समाज में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर सदियों से चुप्पी की चादर ओढ़ी गई है। इतनी गहरी चुप्पी कि वह हमारे अपनों, हमारी बेटियों की सेहत और भविष्य पर भी भारी पड़ जाती है। माहवारी एक प्राकृतिक क्रिया, लेकिन भारत के गांवों में आज भी एक वर्जित शब्द है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चुप्पी को तोड़ना जानते हैं। राखी गंगवार, जिन्हें दुनिया पैड वुमेन के नाम से जानती है, उन्होंने सिर्फ ज्ञान नहीं बांटा बल्कि पैड बैंक बनाकर हर महीने हजारों महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा दी। राखी जी सिर्फ एक शिक्षिका नहीं, वे एक सामाजिक योद्धा हैं। वे उस व्यवस्था के खिलाफ सवाल उठाती हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है, पर उनकी बुनियादी जरूरतों को अक्सर भूल जाती है। वे मुखर हैं, बेबाक हैं और अपने मिशन पर अडिग हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे राखी गंगवार के इस असाधारण सफर को, उनके संघर्ष, उनकी प्रेरणा और उस जज्बे को जिसने एक अकेले इंसान को सामाजिक बदलाव का प्रतीक बना दिया। राखी जी, मैं आपका सोशल मीडिया हैंडल देख रहा था जिसमें जो आपका अभियान है, तो पता लगा कि एक छोटे गांव से आपने शुरुआत की और आज तो वो शहरों तक या एक बहुत बड़ी मुहिम ले चुका है। तो सफ़र की शुरुआत कैसी रही और आगे का सफ़र कैसा रहा? क्या मुश्किलात रहे, क्या सुविधाएं रहीं? जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ तो उसी स्कूल से मैंने देखा कि बहुत सी जो बच्चियां हैं, बहुत सी जो माताएं हैं, वो पीरियड को लेकर इतना ज़्यादा मतलब डर, शर्म और झिझक जैसी चीज़ें उनके अंदर मुझे देखने को मिली। तो मैंने यही कोशिश की कि क्यों ना इनको एक बार वर्कशॉप स्कूल में, हम लोग पीटीएम करते ही हैं सरकारी स्कूलों में, तो सारी माताओं को और उनकी बेटियों को, उनकी बहुओं को, सबको बुलाया और जब उनसे बात की तो वो लोग पल्ले में मुँह छिपा के हँस रही थी कि हाय दैया जो जी। का बात कर रही हो लली। तो हाँ। जो हमारे सर हैं, मुझे उनको भी क्लास से बाहर भेजना पड़ा कि सर आप थोड़ा बाहर रहिए और जिससे ये सहज हो जाए। हमारे साथ में एक मैडम और थी, हमारी एसआर जी मैडम। तो हमने महिलाओं को समझाया, हमने कहा ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, इस पे डरने, शर्माने, हँसने या झिझकने की कोई बात नहीं है। और इस कार्यशाला का फ़र्क ये पड़ा कि हमारे पूरे गांव की महिलाएं जो पहले गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती थी, वो तो उन्होंने छोड़ ही दिया। दूसरा ये कि अब वो खुलकर बात कर सकती हैं, अब उनको झिझक नहीं होती, उनको डर नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि ऐसे अभियान की ज़रूरत हर गांव में है, चाहे वो छोटा गांव हो, चाहे वो बड़ा गांव हो, क्योंकि गांव तक जो हमारी सरकारी योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हर व्यक्ति तक वो चीज़ नहीं पहुँच पाती है। तो हम लोग अगर इंडिविजुअली इस चीज़ को इनिशिएटिव लेंगे तो मुझे लगता है हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ें कर जी, सकेंगे। बिल्कुल सही कहा मैम। एक चीज़ मुझे हमेशा लगी इस खास करके महिलाओं से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, खास करके सैनिटरी पैड को लेकर, वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है शर्म। और खास बिल्कुल। करके जो ग्राम्य महिलाएं और जी। लड़कियां, बालिकाएं हैं, तो ये शर्म को छुटाने के लिए मतलब बहुत दिक्कतें आई होंगी। क्या-क्या किया कि ये कैसे शर्म छूटे और लोग कपड़े से सैनिटरी पैड पे शिफ्ट हों? सर महिलाओं को कुछ महिलाएं हैं गांव की, कुछ बेटियां ऐसी हैं जिनको स्कूल में, जो जूनियर स्कूल में जा रही हैं, उनको पता होता है कि हाँ सैनिटरी नैपकिन्स कोई चीज़ होती है। जी। लेकिन ये पूरे गांव का सर्वे किया तो पता चला कि सिर्फ 10% लड़कियां ही ऐसी हैं जो सैनिटरी नैपकिन जानती हैं क्या होते हैं। लेकिन पैसे के अभाव में, या यूँ कह लीजिए आसपास कोई मेडिकल नहीं है, कोई शॉप नहीं है, पापा और भाई से वो कह नहीं सकती कि हमारे लिए सैनिटरी नैपकिन ला कर दो। तो कहीं न कहीं ये हमारे समाज में इस चीज़ को टैबू बना रखा है, जबकि ये समस्या, इसको समस्या भी नहीं कह सकते, ये हमारी आधी आबादी की बात है। हर घर में, हर महिला को होता है ये पीरियड, हर बहू को, हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को, लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज़ को लेकर शर्माते हैं, इसको गंदा बोलते हैं, जबकि ये गंदा है ही नहीं। और जो महिलाएं हैं उन्होंने खुद इसको एक टैबू का नाम दे रखा है। वो खुद इस चीज़ को कि इन दिनों में अचार नहीं छूना है, कि मीन्स दाल वाली बड़ियाँ नहीं बनानी है, कि पूजा नहीं करनी है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं के लिए महिलाओं ने ही बना दी और उनका कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे मैम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं देख रहा था कि
ठीक है, आप महिला हैं और बच्चियों के बीच में, महिलाओं के बीच में आप बात कर लेती हैं। जी। लेकिन जो एक सामान्य परिवार की महिला या बालिका है, हमारी बेटी है मान लीजिए या बहन है, और हम पुरुष लोग उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं या वो घर के पुरुषों से ही इस विषय पे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो पुरुषों को कितना जागरूक होने की आवश्यकता है? पुरुष इन विषयों पे कितना बात करें? महिलाएँ तो कर रही हैं, बहुत जागरूक हैं, लेकिन पुरुष कैसे इन्वॉल्व हो? इसके लिए क्या किया और क्या सोचते हैं आप? जहाँ तक अगर मैं अपनी बात करूँ अपने अभियान की, जी, तो मुझे महिलाओं से ज़्यादा सपोर्ट करने वाले पुरुष ही थे। जी। क्योंकि पुरुष भी किसी न किसी के पति हैं, भाई हैं, और हर पुरुष की पत्नी है। अब वो उसको पता है कि मेरी पत्नी को पीरियड आता है, मेरी बेटी को भी आता है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहेगा कि क्या तुम्हें सैनिटरी नैपकिन की ज़रूरत है, या बाज़ार से और सामान खरीद कर आए, उसी तरह से हर महीने के महीने सैनिटरी नैपकिन भी लाकर दे दिए जाएँ। ऐसा हम आम तौर पर नहीं करते, क्योंकि हम इसको बहुत ही झिझक का विषय समझते हैं। और एक पिता अपनी पुत्री से कैसे पूछ सकता है? ये तो बहुत बड़ी बात है बहुत हमारी बड़ी बात हो सोसाइटी गई। के जी, लिए। जी। और अपनी पत्नी से पति पूछ लेगा, इट्स ओके, लेकिन एक भाई अपनी बहन से कैसे पूछे? जी। वो बात नहीं करेगा। लेकिन हमें लगता है हमें इस विषय पर इतनी बात करनी चाहिए, इतनी जागरूकता करनी चाहिए, इतनी अवेयरनेस लानी चाहिए कि इसमें शर्म जैसी कोई चीज़ रही ना जाए। क्योंकि ये शर्माने का विषय है ही नहीं, ये विषय है स्वच्छता का। जैसे आमतौर पर हम बाकी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसी तरह से हमारे लिए सैनिटरी नैपकिन खरीदने में भी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। या मेंस्ट्रुअल कप हो गया या टैम्पॉन हो गया, हमारे घर की जो बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, वो क्या उपयोग कर रही हैं, और वो प्रोडक्ट कैसा है, क्या वो पुरानी परंपरा के अनुसार गंदे कपड़े का ही तो नहीं इस्तेमाल कर रही हैं। इस तरह से वो तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित होने से भी बच सकेंगी, अगर उस घर के पुरुष अवेयर होंगे पुरुष तो। अवेयर हो और जाएँ। मुझे लगता है कि महिलाओं को अवेयर करने के साथ साथ पुरुषों को भी अवेयर करने की ज़रूरत है। कहीं ज़्यादा कि वो ज़्यादा बिल्कुल, ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, ताकि वो भी अपनी बेटियों का दर्द समझें। एक पिता अपनी बेटी को वैसे बहुत प्यार करता है, लेकिन क्या वो पीरियड्स के दिनों में अपनी बेटी से नहीं पूछ सकता है कि बेटी तुम्हें बहुत दर्द है तो आप आराम कर लो, या तुम्हारे लिए सैनिटरी नैपकिन ख़त्म हो गए तो क्या मैं लाकर दे दूँ? मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। अगर हम पहल करेंगे, अभी उत्तराखंड में तो एक केस ऐसा आया कि बेटी का फर्स्ट पीरियड हुआ, तो पिता ने केक काट कर सेलिब्रेट करा उसके दोस्तों को बुलाकर, जी। कि सिर्फ इसलिए कि लोग इस झिझक से बाहर निकलें, इसको शर्म का विषय ना समझें। शर्म का विषय ना क्योंकि समझा जाए। इस समय पे महिलाएं दर्द तो झेल ही रही होती हैं, इस दर्द को पुरुष भी समझें, एक पिता भी समझे, एक पति भी समझे, और सोसाइटी के बाकी लोग भी समझें। जी, जी। एक मैम, आप लगातार इन विषयों पे बात कर रही हैं, आप एक प्राइमरी शिक्षक हैं और स्कूलों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज ये भी और सरकारें जो है हमारी, वो भी इस विषयों पर बहुत अवेयर हैं, बहुत बिल्कुल। बेटी बचाओ और ये तमाम सारे नारे हैं, बहुत सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं। बावजूद इन सबके ये आज भी देखा जा रहा है कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ भी आज भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, जैसे पैड वेंडिंग मशीन होना ज़रूरी है, बहुत सारी जगहों पर नहीं है। जी। तो ये जो अंतर है कथनी और करनी में, इसको आप कैसे पाटती हैं, कैसे देखती हैं? सर, लगातार मैं एक आवाज़ उठा रही थी, और काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ और महिलाएं भी हैं, वो भी उठा रही हैं, और बोलते हैं ना कि सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ तो वो आगे तक पहुँचती ज़रूर है। अभी जल्दी ही आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है कि हर स्कूल में सैनिटरी नैपकिन्स, पैड बैंक होना चाहिए, सैनिटरी नैपकिन्स होने चाहिए, और वो लड़कियों को बिल्कुल फ्री मिलने चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं अब ये एक नियम बन गया है, और धरातल पर सरकार ने तो कोई नियम ला दिया, लेकिन धरातल पर उस चीज़ को लागू करवाना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। मेरा मानना तो ये है कि हर बस स्टैंड पर, हर रेलवे स्टेशन पर, और जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, वहाँ पर सैनिटरी नैपकिन के जो पैड बैंक हैं वो होने चाहिए, जिससे महिलाओं को जब भी इमरजेंसी हो वो वहाँ से ले सकें। और नैपकिन होने के साथ साथ हर स्कूल में इंसिनरेटर जरूर होनी चाहिए, नहीं तो यूज किए हुए जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं उनको हम कहाँ पर फेंकेंगे? डस्टबिन में ऐसे ही और मुझे लगता है वहाँ पर अच्छे से इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होने चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत सी बच्चियां हैं जिनको नहीं पता है, जो अवेयर नहीं है, वो अपने यूज करे हुए सैनिटरी नैपकिन को ऐसे ही कहीं पर भी, कई बार तो वो लोग टॉयलेट सीट में डाल देते हैं। जी जी।
तो उस पे उसको प्रॉपर न्यूज़पेपर में रैप करके डस्टबिन में डालना है, या वहाँ पर इंसिनरेटर लगे हुए हैं। और लड़कियों के जो वॉशरूम है वो किसी भी स्कूल में है तो उनमें प्रॉपर अंदर से कुंडी लगाने का होना चाहिए कि वो अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। जी, बिल्कुल। वहाँ पर वो नैपकिन चेंज कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, उसके लिए प्रॉपर स्पेस है या नहीं, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही लड़कियों के जो वॉशरूम है वो बनाए जाने चाहिए। जी, और सरकार पहल कर रही है, बहुत अच्छी चीज़ है, हमारा विभाग इस चीज़ की पहल कर रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सब लोगों को आगे बढ़कर इसके लिए खुद भी एक स्टेप लेना पड़ेगा। आप अपने इस अभियान के दौरान जब भी आप लोगों से मिलती हैं, विशेषकर महिलाओं लड़कियों से मिलती हैं इस विषय को लेकर के, तो आप इसे कैसे देखती हैं? हाइजीन को लेकर के आप क्या सवाल क्या होता है? सर, अगर आंकड़ों की बात हम करें तो लगभग पूरी दुनिया में 8 लाख महिलाएं हर साल, चाहे वो मासिक धर्म स्वच्छता हो, चाहे वो लिकोरिया, या फिर यूं कह लीजिए सर्वाइकल कैंसर, पीडीआई, या फिर किसी भी तरह के इससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनसे महिलाएं दिन पर दिन ग्रसित हो रही हैं और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि धरातल पर जाकर हमारी जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, जो किशोरियां हैं, उनको सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए समझाना बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि हम लोग आमतौर पर बोल देते हैं ये तो सबको पता है, सबको पता है, लेकिन बहुत सी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, जो इंटीरियर की महिलाएं हैं, उनको नहीं पता है कि पीरियड्स के दौरान किस तरह से उनको साफ सफाई रखनी है, बिल्कुल, और इसके चलते वो संक्रमित हो जाती हैं। बिल्कुल, और सबसे गजब की बात यह है, उनको पता भी नहीं कि हम किसी बीमारी से ग्रसित हो बिल्कुल, गए हैं। सही बात। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी जो सरकार है वो बहुत अच्छी पहल कर रही है, लेकिन वो कहाँ-कहाँ तक पहुँच जाएँगे, इसके लिए बिल्कुल। ज़रूरी है कि हम लोग धरातल पर काम करें। जैसे मैं करती हूँ, ऐसी और भी तमाम महिलाएं होंगी जो लोग इससे जुड़ी हुई बात कर रही हैं, जी। जो इस पर अवेयर करने का प्रयास कर रही हैं, और वाकई में कहीं ना कहीं इससे महिलाओं को लाभ मिल रहा है। महामारी के दिनों में स्कूल ड्रॉप आउट बहुत बढ़ जाता है लड़कियों को। इसको लेकर के आप कैसे अवेयर करती हैं लड़कियों को? सबसे पहला मेरा मुद्दा ही ये है कि मैंने देखा कि गांव की जो लड़कियां हैं, ग्रामीण क्षेत्र की हमारे स्कूलों की जो बेटियां हैं, जी, वो पीरियड के समय पर डर से, झिझक से, शर्म के मारे स्कूल जाना बंद कर देती हैं। बिल्कुल, और जब हम उनको समझाते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, सबके साथ होती है, ऐसे में आपको हाइजीन रखने की ज़रूरत है, आपको साफ सफाई रखने की ज़रूरत है, आपको सही से सैनिटरी नैपकिन्स या जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं उनको यूज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन स्कूल से आप छुट्टी लेकर घर मत बैठिए या स्कूल से ड्रॉप आउट मत होइए। तो इसमें हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ड्रॉप आउट कम होगा अगर हम लगातार धरातल स्तर पर इसी तरह से काम करते रहेंगे। आप इस अभियान से जब जुड़ी हैं जब लंबे समय से, इस दौरान ज़ाहिर-सी बात है कि स्कूल तो है ही, एक आपकी ज़िम्मेदारी, एक स्कूल एक विषय है। जब आप बाहर जाती हैं तो तमाम आप पर खर्च के भी बोझ पड़ते हैं। तो हम दरअसल ये समझना चाहते हैं कि अपने काम के साथ-साथ ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है, तो किस तरह से लोग, एक आम आदमी किस तरह से लोगों को अवेयर करने के लिए ऐसे विषयों पर जाए? तो आप जो भी खर्च वगैरह होता है, तो क्या कहीं किसी एनजीओ से या सरकारी फंड से या किसी तरह का कोई मदद है, या कैसे आप मैनेज करती हैं इसे? सर, सबसे पहली बात, हमारे लिए कहीं से कोई मदद नहीं है, कोई भी सरकारी संस्था हमें मदद नहीं करती। और दूसरी बात, जागरूकता के लिए मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह के फंड की ज़रूरत है। मुझे इतना यकीन है खुद पर कि मैं जहाँ खड़ी हो जाऊंगी और वहाँ पर मेरे आसपास लड़कियाँ खड़ी हैं तो मैं उनको जागरूक कर दूंगी, और बिल्कुल, इसमें मेरे पास से एक भी रुपया खर्च नहीं होना है। बहुत अच्छी तो बात। मुझे रुपए की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़, हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके लिए मैं सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करती हूँ। तो पहले तो मैंने अपने पास से खरीदे थे, हमारी एक टीम है, हम सब लोगों ने अपनी सैलरी के पैसों से, जैसे कि मेरे हस्बैंड हो गए, हमारे कुछ फ्रेंड हैं, उन सब लोगों ने कुछ रुपए कलेक्ट किए और उससे हमने सैनिटरी नैपकिन खरीदे, फिर बांटे। और इस काम को जब हमने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बहुत से मीडिया के द्वारा ये काम जगह जगह पहुंचा, तो कुछ लोग हमारे पास आए और वो हमें सैनिटरी नैपकिन्स डोनेट करने लगे। बहुत बढ़िया, तो बहुत हमें अच्छी बहुत बात। अच्छा लगा कि जिस चीज़ में हमारे पैसे खत्म हो रहे थे, वो चीज़ हमें डोनेशन में मिल रही। जी, और देखा जाए तो जाने आने का पेट्रोल, हम लोग छुट्टियों के दिनों में वैसे भी कहीं ना कहीं जाते आते ही हैं, बिल्कुल। तो बस हमारा आने जाने में डीजल या पेट्रोल खत्म होता है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि
मैं सोचती हूँ कि मेरी तरफ से ये एक डोनेशन है, मेरा बहुत बढ़िया। पर्सनली डोनेशन है। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी की बहुत बड़ी मदद चाहिए। जागरूकता के लिए मदद की ज़रूरत नहीं है, जागरूकता के लिए ज़रूरत है तो आपको अपना समय देने की ज़रूरत है। अपना आत्मविश्वास, अपना समय देने के बिल्कुल लिए बहुत सर। अच्छी बात है। इधर देखा ये जा रहा है जो आधुनिक खान-पान और आधुनिक जीवन शैली है, उसमें जो लड़कियां हैं, उनकी जो महामारी आने का समय है, इधर बहुत कम हुआ है। कम उम्र में 10 साल में 12 साल में महामारी शुरू हो जाती है, तो वो उनके पीछे एक झिझक रहती है उन बच्चों को। तो कौन से सामाजिक और जैविक कारण हो सकते हैं इसके पीछे? सर सबसे पहले तो आज के समय पर अगर हम बच्चों के खान-पान की बात करें, तो बच्चे फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाना चाहते हैं। उनको पिज़्ज़ा, बर्गर और तमाम तरह के जो चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे ये चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। और बच्चों से जब दूध पीने की बात पूछो कि आप दूध पीते हो? तो सीधे बोलेंगे दूध हमें अच्छा नहीं लगता है। साग खाते हो? साग अच्छा नहीं लगता, हरी सब्जियाँ अच्छी नहीं लगती। जब आप ये सब चीज़ें खाएँगे नहीं तो आपकी बॉडी को पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे? हम लोग अपने स्कूलों में बच्चों को संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट के बारे में समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो प्रोटीन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सारी चीज़ें एक संतुलित मात्रा में लें। और कहीं न कहीं पेरेंट्स को भी ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी जो लड़कियां हैं या हमारे जो लड़के हैं वो सही से जो घर का खाना है वो खा रहे हैं। माता-पिता भी यही करते हैं कि बच्चों की ज़िद के कारण उनको बाहर का ही या फिर यूँ कह लीजिए आजकल लाइफ़स्टाइल बन गया है रेस्टोरेंट में खाने का। तो वो तमाम तरह का तला भुना या अनहेल्दी फूड खा रहे हैं और बिल्कुल जी। ये हमारे शरीर पर असर करता है। अभी एक केस आया है कि 8 साल की एक बच्ची को पीरियड स्टार्ट हो गया। जी। 8 साल की बच्ची को पीरियड स्टार्ट हो गया, वो कैसे सँभालेगी अपने आप को और इस दर्द को कैसे बर्दाश्त करेगी, ये सोचने वाली बात है। और बात करें अगर ये तो हमारे कुछ जैविक कारण हो गए, खान-पान की चीज़ें हो गई। अगर हम बात करें सामाजिक, तो आप देख रहे होंगे जैसे ही सोशल मीडिया खोलेंगे तमाम तरह की जो रील चल रही हैं और कुछ कंटेंट तो ऐसे हैं जिनको हमारे छोटे-छोटे बच्चे को नहीं देखना चाहिए लेकिन वो भी उनकी फीड में आ जा रहे फीड में आ हैं, जा उसको रहे भी हैं। वो जी, देख रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें भी हमारे ऊपर असर कर रही हैं, हमारे बच्चों के ऊपर असर कर रही हैं। वो बहुत कम एज में परिपक्व होते जा रहे हैं, मतलब वो छोटी एज में ही बड़ी-बड़ी चीज़ें सीख रहे हैं। उनको और ये चीज़ सब सोशल मीडिया की देन है। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि सोशल मीडिया पूरी तरह से गलत है, लेकिन बच्चों का हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनका एक टाइम डिसाइड कर दीजिए कि आपको आधे घंटे देखना है या 1 घंटे देखना है और पेरेंट्स की पूरी निगरानी होनी चाहिए। आपका बच्चा क्या खाता है, क्या पहनता है, कहाँ जाता है, क्या देखता है, इस पर पूरी निगरानी पेरेंट्स की होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे पेरेंट हैं। और मुझे लगता है जिन बच्चियों के संग ऐसी दिक्कत होती है कि उनका पीरियड पहले आ गया या एक उम्र के बाद आ रहा है, तो इस पर भी माता-पिता को डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए और अपनी बेटियों की सेहत के लिए उनके खान-पान को, जैसे कि लड़कियों में आयरन की कमी बहुत रहती है। इस समय पे सरकार भी स्कूलों में आयरन की टैबलेट भिजवाती है, जिसको स्कूलों में खिलाई जा रही हैं। तो इस तरह से आप समय-समय पर अपने बच्चे को आयरन के सिरप आ रहे हैं या टैबलेट्स हैं, डॉक्टर से मिलिए और जानकारी समय-समय पर लेते रहनी चाहिए। इस दौरान ये भी देखा जाता है कि जो कम उम्र में महामारी आ जाती है, तो जो किशोरियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, वो मानसिक और भावनात्मक रूप से काफ़ी कमज़ोर फ़ील करती हैं अपने आप को। तो क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है उनके मनोस्थितियों पर? सर अगर मनोस्थिति की बात करें तो जो छोटी बच्चियां होती हैं, जैसे 10 साल या 8 साल की बच्ची को आता है, तो इतनी छोटी बच्ची को हम लोग मतलब सोच भी नहीं सकते कि इनको पीरियड्स के लिए अभी से क्या अवेयर करें। जी। लेकिन हाँ 10 साल के बाद 11, 12, 13 साल की उम्र की जब बच्चियां होती हैं तो उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में ज़रूर बता देना चाहिए जी। कि ऐसा-ऐसा होता है और इस तरह से आपको मैनेज करना है, ताकि पीरियड आने पर हमारी बेटियां घबराएं नहीं। जी। और मुझे लगता है कि उनको ना थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए, उनको थोड़ा समझाना चाहिए, भावनात्मक रूप से इमोशनली उनसे जुड़ना चाहिए, माताओं को भी और अगर उनके स्कूल में फीमेल टीचर हैं तो उनको भी, जिससे कि बच्चियां इसको कोई डरावनी चीज़ ना समझ लें। जी, और बिल्कुल। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म पे कोई बीमारी इससे होने का डर रहेगा तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ पहले के समय पर जहाँ 14-15 साल की एज में पीरियड शुरू होते थे, वहीं अब 8, 9, 10 साल की बेटियों को भी शुरू हो रहे हैं, तो थोड़ा-सा ये चिंता का विषय है। और टोटल इसका जो हमारी जीवन शैली है आज के समय पर,
जी। इसी का प्रभाव है ये। जी, बिल्कुल। आपने मैडम लिकोरिया और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की भी बात की है और लगातार आप उसपे बात कर रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की जो कार्यशैली है या स्वास्थ्य विभाग इस क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है, वो पर्याप्त है या उसको और भी आगे कुछ करना चाहिए? सर लिकोरिया को दरअसल जो महिलाएं हैं कई बार तो उनको समझ में नहीं आता ये लिकोरिया है या नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है। जी। तो वो लिकोरिया वो है जो लगातार वाइट डिस्चार्ज होता रहे जी। जिससे कपड़े तक खराब हो जाते हैं। तो हमारी कई बच्चियों को वर्कशॉप के दौरान हम लोग देखते हैं तो वो बताती हैं कि हाँ उनको ऐसा हो रहा है और दरअसल ये चीज़ उनको पता ही नहीं कि ये उनको कोई बीमारी है। बीमारी है, जी। और रही बात ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इस पर भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको पता ही नहीं चलता है तब तक वो लास्ट स्टेज में आ जाते हैं और इस समय पर सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो इसमें भी जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और किसी भी सरकारी चीज़ पर मैं प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगा सकती, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं, हमारे जो ज़िले के जो सीएमओ सर हैं या हमारे जो स्वास्थ्य कल्याण विभाग के अधिकारी हैं, उनको इतना ज़रूर करना चाहिए कि हर महीने एक-एक गाँव में ज़रूर पहुँचे और वहाँ पे कैंप लगाएँ और बिल्कुल सरल हिंदी भाषा में वहाँ की महिलाओं को, बेटियों को पीरियड्स के लिए कि पीरियड्स में कैसे हाइजीन रखनी है, लिकोरिया क्या होता है, लोग नहीं जानते लिकोरिया क्या होता है, गाँव की औरतें उसको वाइट डिस्चार्ज नहीं समझती, उनको श्वेत प्रदर समझ में आता है, उनको सफ़ेद पानी समझ में आता है, ऐसी वाली भाषा में समझाइए जी। ताकि वो कनेक्ट हो पाएँ आपसे। वरना आप तो बता के आ जाओगे ब्रेस्ट कैंसर, उनको पता ही नहीं है ब्रेस्ट होता होता क्या। क्या है, उनको जी। गाँव की भाषा में बताइए कि आप अपने यहाँ पर हाथ रख कर देखिए, आपको हाँ। कभी दर्द हो, खुजली हो, कुछ मवाद निकल रहा हो, कोई दिक्कत हो रही हो, भारीपन हो, तो इस तरह से उनको जब हम लोग ना उन्हीं की भाषा में समझाएँगे, उनसे कनेक्ट होंगे तब वो लोग समझेंगे। नहीं तो आप बड़े-बड़े पोस्टर छपवा दीजिए, आप बैनर लगवा दीजिए, आप कैंप लगवा दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से सर्वाइकल कैंसर उन्हें नहीं पता है क्या है, ये टर्म्स कैसा है, टर्मिनोलॉजी ही नहीं जी, समझेंगी वो बिल्कुल, आपकी। सही बात है। उनको बहुत अच्छे से उन्हीं की भाषा में समझाना है जी। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाँव-गाँव जाकर इस चीज़ के बारे में अवेयर करना, क्योंकि जब वो अवेयर होंगी तब वो डॉक्टर को भी दिखाएँगे। तभी डॉक्टर नहीं तो उन्हें लगता है अरे ये तो बहुत सी महिलाओं से मिलती हूँ, वो मुझे बताती हैं कि हमें 10-10 दिन पीरियड आता है। अब तो मैं कहती हूँ डॉक्टर को दिखाया? बोले डॉक्टर को का दिखा मैं, जामे का ज़रूरत है, अपने आप सही हो जात। तो अब 10 दिन जिस महिला का पीरियड आ रहा है, सोचिए उसका ब्लड लॉस कितना हो रहा होगा, या महीने में 2-2 बार आ जा रहा है, किसी को 4-4 महीने नहीं आ रहा है, किसी को लगातार वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। इन सब चीज़ों पर अगर हम बात करें, ये बहुत बड़ा विषय है और जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जागरूकता के लिए पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए जज़्बा चाहिए, इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हमारी जो सरकार है या हमारे जो विभाग हैं, हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है, उसको थोड़ा-सा और आगे बढ़कर काम करना चाहिए। और मैं बिल्कुल रेडी हूँ अगर आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर स्वास्थ्य विभाग या जो भी हमारे बरेली के सीएमओ सर हैं या किसी भी ज़िले के सीएमओ सर हैं, अगर वो मुझे अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं, गाँव-गाँव जो कैंप लगाने के लिए या महिलाओं को अवेयर करने के लिए, तो मैं अपनी छुट्टी वाले दिन बिल्कुल हाज़िर हूँ समाज सेवा करने के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छी बात कही मैम ने, क्योंकि ये जज़्बा ही तो है जिससे और भी लोग जुड़ेंगे। पीरियड का जो समय होता है, वो महिलाओं, युवतियों के लिए बहुत ही कष्टकारी समय होता है और हमने देखा है अपने पुरातन में ये चीज़ें देखी हैं, आपने भी ज़िक्र किया कि जिस समय ये पीरियड का समय होता है, उस समय वो दर्द के कारण पहले क्या होता था, किसी भी काम के लिए उनको रोक दिया जाता था। किचन में नहीं जा सकती थी, रसोई में कोई काम नहीं कर सकती थी, पूजा नहीं कर सकती, जैसा आपने ज़िक्र किया। लेकिन आज का समय बदल चुका है। आज महिलाओं को, युवतियों को अपने फील्ड में काम भी करना है, स्कूल कॉलेजेस में जाना, उनका मूवमेंट बढ़ा है। तो आप इस सामंजस्य को कैसे देखती हैं? कैसे इसे अपने जागरूक भी इसके लिए लोगों को करती हैं? कैसे इसके लिए सामंजस्य बिठाएँ? पहले कहीं न कहीं इस चीज़ को अगर देखा जाए तो पहले की महिलाएं भी ठीक ही करती थी, क्योंकि इस समय पर पीरियड्स के टाइम पर महिलाओं को दर्द भी होता है
और उनकी जो बॉडी है वो रेस्ट मांगती है। तो बिल्कुल। हमारी जो पहले की दादी अम्मा होती थी वो क्या करती थी, अपनी बहुओं को या बेटियों को उनका बेड अलग कर देती थी, जिससे कि वो और बोलती थी कि तुम्हें किचन में नहीं जाना है, तुम्हें मंदिर में नहीं जाना है, तुम्हें और कोई काम नहीं करना है, जी। तुम बिल्कुल यहीं पर लेटी रहोगी, यहीं पर खाना मिलेगा। इससे क्या था, उनकी भावना पूरी ये रहती थी कि इससे इनको आराम मिल जाएगा, कम से कम बिल्कुल। 2-3 दिन का ये कोई काम नहीं करेंगी। और एक दिक्कत और भी थी सर, अगर देखा जाए तो, कि पहले सैनिटरी नैपकिन्स तो होते नहीं थे, बिल्कुल। ना मेंस्ट्रुअल कप होते थे, कपड़े का इस्तेमाल करते थे। जिस तरह से आजकल हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वैसे पहले नहीं थे। तो ये भी डर रहता था कि कहीं खाना वाना जो चूल्हे पर बन रहा है, उठने बैठने में बिल्कुल। कोई भी एलिमेंट वहाँ पर गिर ना जाए, तो ये भी थोड़ा सा डर रहता था। लेकिन आज के समय पर जब महिलाओं के पास तमाम तरह के प्रोडक्ट्स हैं, बॉडी में ज़्यादा दर्द है तो कई बार हम लोग मेडिसिन भी ले लेते हैं। तो इस समय पर अगर उस चीज़ को छुआछूत की तरह देखा जाए तो वो गलत है। हाँ, बिल्कुल। अगर रेस्ट करने के इरादे से अगर हम एक महिला को आराम देना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समय पे वाक़ई में हमारे शरीर में जो दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और कई महिलाओं को तो उल्टी भी हो जाती है, पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो रेस्ट तो होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज़, जो वर्किंग वुमेन है वो अपने घर का भी काम कर रही हैं और साथ में वो जाकर अपने ऑफिस का भी वर्क करेंगी, तो हमें लगता है कि थोड़ा बहुत महिलाओं को इस समय पर, जैसे बिहार और केरल में पीरियड लीव स्वीकृत हो गई है, वैसे ही हमारे यहाँ भी पीरियड लीव अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा वर्किंग वुमेन। बिल्कुल, ये होना और चाहिए। जो हमारी जो हाउसवाइफ है उनको भी मुझे लगता है 1-2 दिन का आराम अगर इसमें दे दिया जाए तो कोई गलत बात नहीं है, बस उसको छुआछूत के नजरिए से ना देखा जाए। संभवतः इसीलिए पीरियड के लिए लीव भी अब सरकारें प्रयास कर रही हैं और जी सर। ऑफिसेज में किया जा रहा है, और बड़ी अच्छी बात है ये। आपने बहुत सही तरीके से इसे समझाया। अब इसी कड़ी में एक चीज़ और भी जानना चाहते हैं कि ये पैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है, जो मुहिम आप राखी जी छेड़ रखी हैं आप, और या आप जैसी और भी महिलाएं भी बहुत सारी लगी हुई हैं, इसे किस स्तर पर और आप ले जाना चाहती हैं, और इसके लिए सरकार से किस तरीके से आप चाहती हैं कि वो क्या इस पर और वर्क करें? सर, पैड बैंक के अभी तक मैं लगभग 100 के आसपास प्रोग्राम कर चुकी हूँ, जी। और उन प्रोग्राम में गांव, कुछ स्कूल, और स्कूल में तभी हो सकता है जैसे कि हमारे स्कूल की छुट्टी हो और जो दूसरे स्कूल खुले हुए हों, बिल्कुल। क्योंकि मैं वर्किंग वूमेन हूँ, जॉब में हूँ, तो मैं अपने स्कूल की छुट्टी करके कहीं और प्रोग्राम करने नहीं जाऊँ, जा ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। संडे के दिन में हम लोग गाँव के आसपास के जो गाँव हैं उनमें करते हैं, और बहुत से दूसरे ज़िलों में भी हम लोग प्रोग्राम कर चुके हैं। और मुझे ये लगता है कि सरकार को, जो महिलाएं, जिस तरह से मैं बरेली ज़िले में लगातार ये काम कर रही हूँ, और मैं लोगों को बोलती भी हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप अपने स्कूल में या अपने आसपास के गांव में इस प्रोग्राम को करवाना चाहते हैं तो एकदम निःशुल्क मुझे बुलाइए, वहाँ पर मैं अवेयर करूँगी। और सरकार अगर हमारा थोड़ा सा और साथ दे तो हम लोग एक-एक गाँव तक पहुँचने में सक्षम होंगे, और एक पूरी टीम बना दी जाए जिससे कि हम लोग अलग-अलग दूर दराज के गाँव में भी जाकर इस चीज़ को कर पाएँ। तो सरकारी अगर मदद हमें मिलेगी तो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा अच्छी बात रहेगा। कही है, और उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपकी आवाज़ सरकारों तक, जिम्मेदारों तक पहुँचे, ताकि इस अभियान को और भी पंख लगे और महिलाओं, लड़कियों, युवतियों तक ये बात पहुँचे, वो अवेयर हों और स्वास्थ्य उनका बेहतर रहे। बदलाव रातों रात नहीं आते, लेकिन राखी गंगवार जैसी कोशिशें हमें यकीन दिलाती हैं कि बदलाव मुमकिन है। चुप्पी तोड़िए, क्योंकि आपकी एक आवाज़ किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। अगर आपको यह बातचीत प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी साहसी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें और कमेंट में बताएं कि राखी जी की कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। याद रखिए, जागरूकता ही सबसे बड़ा समाधान है।